Good evening, everyone, respected principal, teachers, and my dear students. Welcome to the 11th webinar of Amrit Mehsana Startup and Innovation Mission. So today we are here with Miss Bindi Patel. आप सबको जान के खुशी होगी कि मैम यहीं से है, अपने मेहसाणा से, कड़ी से, और मैम एक मिसाल है हम सबके बीच में कि आज हमारे साथ है वो। तो आज वो हमारे साथ बात करेंगी फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप। उसके पहले मैम का थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगी। मैम ने जो है अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी सब्जेक्ट में किया है, तो वहीं से मैम को इंस्पिरेशन मिला कि प्लास्टिक को हम थोड़ा सा रिप्लेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैम ने उस पर काम करना शुरू किया, जबकि काफी सारे रिसर्चेस उन्होंने पढ़े होंगे, काफी सारे चैलेंजेस उनको आए होंगे, काफी सारे लोगों ने डिमोटिवेट भी किया होगा इस जर्नी में कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। काफी बार हम सुनते हैं कि प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन मैम ने वो चीज को पॉसिबल करके दिखाया और बायो प्लास्टिक बनाया है जो कंप्लीटली डिग्रेडेबल है, सॉइल में भी और वाटर में भी। तो आज हमारे साथ मैम है जो हमारे साथ बात करेंगे फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप हम कैसे जाए। तो ये सब मेहसाणा के बच्चों के लिए है कि आप इनसे प्रेरणा ले, और आपको जो भी सवाल हो मैम से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, नहीं तो हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड करते ही है 10 मिनट का, तब भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैम की बातों को ध्यान से सुने और जो भी आपको सवाल है वो प्रिपेयर करके रखे या पहले ही चैट बॉक्स में डाल दीजिए। Over to you, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you all for the joining us. Hello, everyone. I am Bindi Patel, founder and director of Ecorec Private Limited. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। Just a second. आप सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. It's visible. Just a second. फुल स्क्रीन है ना मैम? मैम प्लीज टर्न ऑन योर स्लाइड शो मोड। यस, मैं वो कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है। जस्ट अ सेकंड। नहीं, स्लाइड शो यहाँ पे फुल नहीं हो रहा है। मैम ऊपर है ना, एक बार जाइए। हाँ, लेकिन ऊपर वो हैंग हो रहा है, सो वो मूव नहीं कर रही हूँ मैं। एक सेकंड, मैं ट्राई करती हूँ। मैम नीचे वो स्लाइड शो का एक ऑप्शन होता है, बाद में स्क्रीन शेयर फिर से। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है मैम। मैम चलेगा, वी कैन बिगिन विद दिस। यस, सो मैं ट्राई करती हूँ। वैसे मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी पहले कि सबसे पहले आइडिया क्या होता है। हम सबको कोई ना कोई चीज पे आइडिया आता है, राइट? जब हम स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज में होते हैं या प्रोफेसर होते हैं या कोई भी इंसान जिसको डेली बेसिक चीजों में आइडियाज आते हैं कि हमें कुछ करना है, जिसमें भी हमको इंटरेस्ट होता है, राइट? सो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अगर कोई आइडिया आ रहा है तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो आइडिया में से आप स्टार्टअप कैसे कर पाते हो, राइट? सबसे पहले चीज वो जरूरी होती है। लेट्स सी कि मुझे आइडिया आया था जब मैंने बीएससी और एमएससी बॉटनी सब्जेक्ट के ऊपर किया हुआ है, प्लांट साइंस के ऊपर। तो जब मैं एमएससी के लास्ट ईयर में थी 2019 में, तब मुझे आइडिया आया था कि आज के नॉर्मल प्लास्टिक को रिप्लेस करना है कोई ऐसी चीज से जिससे वो डिग्रेडेबल हो पाए, क्योंकि हम सबको पता है कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो नॉन डिग्रेडेबल है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट? तो जब भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हमको बहुत सारे प्रॉब्लम नजर आते हैं जिसको हमें सुधारने की जरूरत है। तो ऐसा कोई भी आइडिया अगर आपको आता है तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो आइडिया में से स्टार्टअप कैसे कर पाओगे आप, राइट? तो सबसे पहली चीज है कि आपको आइडिया को डिफाइन करना है कि वो आइडिया आपका यूनिक है कि नहीं, क्योंकि स्टार्टअप आप तब कर पाओगे जब आपका आइडिया कोई यूनिक होता है। सो मैं दो चीज में डिफाइन करूंगी कोई भी आइडिया को।
एक आइडिया होता है कि इनोवेशन कर पाओ आप उससे, और एक आइडिया होता है कि आप इन्वेंशन करोगे कुछ नया। अभी ये मैं स्लाइड के ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ कि कैसे आप आइडिया से स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। मैं डायरेक्टली वो चीजें एक्सप्लेन करूंगी थोड़ी देर कि इन्वेंशन क्या होता है और इनोवेशन क्या होता है। तो आपको अगर कोई आइडिया आया और वो आइडिया से आप कोई चीज बना रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, तो ऑलरेडी वो मार्केट में अवेलेबल है। लाइक आपको आइडिया आया कि आपको कोई टू व्हीलर बनाना है या आपको कोई भी व्हीकल बनाना है, तो मार्केट में बहुत सारे टू व्हीलर्स अवेलेबल है, बहुत सारे व्हीकल अवेलेबल है, राइट। तो वो हुआ कि आपको ऑलरेडी वो आइडिया मार्केट में है, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो। लाइक उसमें आप कंफर्टनेस बढ़ा रहे हो, लाइक सेफ्टी उसमें ऐड कर रहे हो, सेफ्टी फीचर्स कुछ, या फिर आप उसमें कुछ कंफर्ट आए ऐसी चीजें ऐड कर रहे हो, तो उसको आप कर रहे हो इनोवेट। लाइक आप छोटी सी चीज उसमें ऐड करके कोई भी आइडिया के ऊपर जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन आप उसको कुछ मॉडिफाइड करते हो अपने ओर से, जिससे हमारी जो डेली लाइफ है वो बेटर बन सके, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। और इन्वेंशन ये होता है कि मार्केट में कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है और आप सबसे पहले उसको डिफाइन करते हो या खोजते हो, तो उसको बोलते हैं इन्वेंशन, राइट। जैसे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का डिफाइन किया था, राइट। तब हम किसी को पता नहीं था कि वो क्या है, कैसे है, सब कुछ, राइट। लेकिन उन्होंने सबसे पहले वो इन्वेंशन किया था। तो ये दो बेसिक चीजें होती है जब हमें कोई आइडिया आता है। तो सबसे पहले हमें ये दो चीज डिफाइन करनी है कि हमारा जो आइडिया आया हुआ है वो इनोवेशन है या इन्वेंशन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा कि ये चीजें अवेलेबल है मार्केट में, नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में तो सब अवेलेबल होता है, राइट, लेकिन हमको इतना पता नहीं होता है। तो आप लाइक गूगल कर सकते हो या ऐसे कर, पूरा मार्केट रिसर्च स्टेप बाय स्टेप करने का होता है। तो मैंने बीएससी और एमएससी जब कर रही थी प्लांट साइंस के ऊपर, तो ऐसे ही मुझे आइडिया आया एंड मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हम सबको पता है कि स्कूल कॉलेज में बहुत सारी कंपटीशन आती है, तो ऐसे ही करके एक कॉलेज में कंपटीशन थी जिसमें मुझे कोई भी मनपसंद आइडिया के ऊपर प्रेजेंट करना था। एंड मैंने बस वो आइडिया रख दिया कि मुझे प्लांट मटेरियल में से प्लास्टिक को रिप्लेस करना है, राइट। एक जूरी मेंबर आए और उन्होंने बताया कि आपने ये लिख तो दिया, लेकिन आप इसको कैसे प्रूव कर पाओगे। तो उसी दौरान मुझे ध्यान में आया, जब मैं घर पे गई, 2 घंटे का अप डाउन करती थी मैं कॉलेज टाइम में, लेकिन मुझे वो घर पे जाके भी वो चीज याद रही कि मुझे प्लांट में से ऐसा कुछ बनाना है जो मैंने लिख तो दिया, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल कर पाऊंगी मैं। तो उसी दौरान मैंने स्टार्ट करा गूगल के ऊपर कि ऐसी कैसी मतलब चीजें आगे जाके हो सकती है कि नहीं, मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो ये हुआ मेरा मार्केट रिसर्च कि मैं ढूंढने लगी कि ऐसे कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। और मुझे बहुत सारे ऐसे डेटा मिले जो आज के प्लास्टिक के बारे में थे कि वो कितना हार्मफुल है हमारे डेली रूटीन में। हम कितने टन्स में प्लास्टिक यूज करते हैं, राइट, और वो भी सिर्फ मिनट के लिए। तो हमारा जो मिनट का इस्तेमाल है नॉर्मल प्लास्टिक के ऊपर, और वो मिनट के बाद हम हजारों साल तक नॉर्मल प्लास्टिक को छोड़ देते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो कि हर तरह के पॉल्यूशन का कारण बनता है, राइट। वो बहुत शॉकिंग डेटा मुझे मिलने के बाद मेरी जो रुचि थी इस आइडिया के ऊपर और भी बढ़ती गई, और मैं रिसर्च करते करते मुझे रुचि और आने लगी। मैं कॉलेज टाइम में भी किचन एक्सपेरिमेंट करने लगी कि मुझे ऐसे कोई मटेरियल में से बायोप्लास्टिक बनाना है। तो हम सबको पता है कि लाइक साबूदाना के पापड़ गुजराती लोग होते हैं तो बहुत खाते हैं, तो मेरी नजर वहां पे पड़ी और उसको देखते ही मैं समझ गई थी, मुझे तुरंत ही वो आइडिया क्लिक हो गया था कि इसमें अगर हम इलोंगेशन ला देना तो ये कम्प्लीटली प्लास्टिक जैसा दिखेगा, राइट। तो मैं वैसे किचन एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में करने लग गई, और हर रोज वो घर पे आना, रात को वो ऐसे किचन एक्सपेरिमेंट करना, हर सुबह वो देखना कि ऐसी कोई प्लास्टिक लाइक चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, आगे मैं इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे चलता रहा 3 महीने तक। मैंने एक भी डे मिस नहीं किया था वो एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा था ये चीज के ऊपर।
और हर रोज मैं उसमें वो कर रही थी ट्रायल एंड एरर। तो 3 महीने के बाद मैंने मैन्युअली एक कैरी बैग बना ली जो कम्प्लीटली नॉर्मल प्लास्टिक जैसी ही थी, बट वो इलोंगेशन देती थी, वो ट्रांसपेरेंट थी, वो हीट सील भी होती थी, राइट। तो मुझे इतना पता लग गया कि मेरा जो आइडिया था और उसमें से ये चीज बन रही है, तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं, राइट। लेकिन अब तक की जो मेरी जर्नी थी वो एज ए स्टूडेंट थी कि बस मुझे कोई आइडिया के ऊपर इंटरेस्ट है और मैं कर रही हूँ काम। मुझे ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे स्टार्टअप करना है, और इवन मुझे पता भी नहीं था कि स्टार्टअप क्या है, राइट। और पहले 2019 में इतने सारे इवेंट्स और ऐसे सब कुछ होता भी नहीं था। आजकल सबको पता है कि स्टार्टअप क्या होता है, राइट। ऐसे करके मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरा इंक्यूबेशन सपोर्ट मुझे मिला जीयू सेट से, गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, जो मेहसाणा में है, नवरंगपुरा में। तो मैं बताना चाहूंगी कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या है। इंक्यूबेशन सेंटर वो होता है जो ऐसे आइडिया को सपोर्ट करता है, नर्चर करता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, या कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, और आपको अगर ऐसा कोई भी आइडिया आता है, तो आजकल हर यूनिवर्सिटी में और इवन यूनिवर्सिटी के बाहर भी बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर है जो ऐसे यूनिक आइडिया को सपोर्ट करते हैं, नर्चर करते हैं विद ग्रांट, पेटेंट और स्ट्रेटजी और मेंटरिंग, बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी चार्ज, राइट। ऐसे ही मुझे इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला और मुझे पता चला कि ये आइडिया को कैसे आगे ले जाना है, कैसे इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब क्या है, कोई भी आइडिया से आपको बिजनेस करना है, राइट। जीयूसेक में आने के बाद मुझे एक वे क्लियर हो गया कि इसको मुझे आगे ले जाना है, इसको मुझे बिजनेस में कन्वर्ट करना है। तो अब तक तो ये चल रहा था किचन एक्सपेरिमेंट, मैन्युअल प्रोसेस, लेकिन क्या हम मैन्युअल चीजों को मार्केट में, और वो भी ऐसी चीज के लिए जिसकी मार्केट साइज टन्स में है, तो इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे क्या? नहीं। तो प्लास्टिक को अगर रिप्लेस करना है तो डेफिनेटली हमको मशीनरी और फास्ट प्रोसेस में जाना पड़ेगा कि जो बहुत फास्ट है, टन्स में हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, तब भी जाके हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर पाएंगे। इवन 1% प्लास्टिक को भी अगर हमें रिप्लेस करना है तो आई थिंक हमें मिलियन टन्स में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इतना सारा प्लास्टिक का यूज होता है, प्रोडक्शन होता है और वेस्टेज होता है हर साल, राइट। तो वो चीज पता लगी कि जो मैन्युअली हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कि प्रोटोटाइप। हाँ, हमें इंटरेस्ट है और हमने कुछ छोटी सी चीज बना ली ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि ये पॉसिबल है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, राइट। तो वो प्रोटोटाइप बन गया, लेकिन वो एक्चुअली मार्केट में लाने के लिए मुझे पता लगा कि मशीनरी प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। तो 2019 के बाद मैं ऐसे सर्च करने लगी अपने आसपास के एरिया में, और जहां पर भी लैब्स है, इंडस्ट्रीज है। ऐसे गर्ल मुझे कभी पता नहीं था कि प्लास्टिक कैसे बनता है, प्लास्टिक के कितने सारे टाइप्स है, प्लास्टिक के क्या मशीनरी होते हैं, कभी कोई इंडस्ट्री में भी विजिट नहीं किया था, राइट। वो सब डिफाइन करने में मुझे 6 महीने लगे। मैं देखने लगी अपने आसपास, में कड़ी रहती हूँ तो कड़ी मेहसाणा में भी जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज थी, जो रिसाइकलिंग वाले थे, वहां पे जाके उनके मशीन देखना, उनकी प्रोसेस जानना, वो सब मैं करने लगी। और नियर बाय एक इंडस्ट्री थी, तो वहां पे जाके ही मैंने बोला कि मुझे एक मटेरियल है जो मैंने मैन्युअली बनाया है एंड मुझे आपके मशीन में ट्रायल करना है, राइट। तो बस ऐसा था कि मैंने वो मटेरियल लिया एंड मुझे ट्राई करने को मिला, एंड उनके मशीन में मैंने ट्राई रन करवाया पहली बार। और वो बहुत बड़े मशीन होते हैं, राइट, कमर्शियल। अगर आपने प्लास्टिक के कभी देखे हो तो वो इतनी जोर से वो फूट के मटेरियल बाहर आया था कि उसका आवाज मुझे आज भी याद है, राइट। तब पता लगा कि जो आइडिया, हम कोई भी आइडिया सोचते हैं ना, तो ऐसे डायरेक्टली उसको कमर्शियली ट्रायल नहीं करना चाहिए कभी भी। मैंने क्या किया कि जो मैंने मैन्युअल चीज बनाई थी जो जीरो पे थी, और उसको मैंने डायरेक्टली कमर्शियल, जो लाइक 100 बोलते हैं टन्स में प्रोडक्शन होता है, उस मशीन में मैंने उसको ट्राई कर दिया। एंड जो आवाज आई थी और जो मतलब उस दौरान हुआ था वो मशीन को हैंडल करने में दिक्कत,
तब समझ आया कि लाइक 0 से कभी 100 तक नहीं जा सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली कूद के 0 से 1 2 3 करके ही हमको 100 तक जाना है, राइट। सो ये सब छोटी छोटी चीजें पता लगती है जब हम आइडिया से स्टार्टअप के ऊपर आते हैं। तो वैसे ही करके पता लगा, और तब ऐसा भी सोच लिया था कि अभी कभी ट्राई नहीं करना है ऐसे, और कभी मुझे ये चीज बनानी ही नहीं है। लेकिन जब भी मैं घर पे आती थी, जब भी अकेली बैठती थी, मुझे बस वही होता था कि नहीं, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, कल तो मैं करूंगी इसको आगे जाके। तो हर रोज मुझे इतने सारे फेलर मिलते थे, लेकिन मेरी जो रुचि थी वो और भी बढ़ती जाती थी। जो मैं फेलर देखती थी कि इसको मैं ऐसे ठीक करूंगी, इसको ऐसे ठीक करूंगी, और इवन मेरे आसपास के जो लोग थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये मतलब नहीं हुआ, ये हुआ, खराब हो गया। लेकिन मुझे जो 1% इम्प्रूवमेंट भी अगर वो कोई चीज हो रही थी ना, तो मेरी नजर उस पे ही रहती थी कि ये चीज तो आज सुधरी है ना, कल मैं उसको और सुधार दूंगी, राइट। तो ऐसे करते करते मैं करती गई, और पता लगा कि कमर्शियली तो ट्रायल डायरेक्टली नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमको लैब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि लैब्स में ही ऐसे छोटे मशीन होते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट या कोई भी नॉर्मल पर्सन जाके वो इनोवेट कर पाए, रिसर्च ट्रायल एंड एरर कर पाए। तो ऐसे ही एक लैब मैंने अहमदाबाद में ढूंढी, जो वटवा में है, जहाँ पे सारे मशीन थे प्लास्टिक के। तो मुझे पता लगा कि मैं ये लैब में अपने ट्रायल एंड एरर करके ये चीज को आगे डेवलपमेंट में ले जा सकती हूँ। तो कोई भी लाइक वो एशिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी थी प्लास्टिक की, तो डायरेक्टली कहीं भी लेबोरेटरी में ऐसे नहीं जाने देते हैं। तो जीयूसेक से मुझे सपोर्ट मिला कि ये ट्रायल एंड एरर करने को मिले। और स्टूडेंट थी तब मैं 2019 में, तो मुझे स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी की ग्रांट मिली 2 लाख की। सो आप सबको अगर पता हो कि एसएसआईपी करके एक पॉलिसी है जो आइडिया और जो भी स्टार्टअप लाइक स्टूडेंट स्टार्टअप होते हैं उनको वो सपोर्ट करने के लिए 2 लाख, या अभी तो शायद वो 2.5 लाख तक का सपोर्ट हो गया, तो वो प्रोवाइड करते हैं। वो भी बहुत इनिशियल स्टेज में, जब हम आइडिया स्टेज में होते हैं, जब हम बहुत इनिशियल प्रोटोटाइप स्टेज में होते हैं। तो वो 2 लाख की ग्रांट मुझे मिली, और वो ग्रांट की मदद से मेरे ये जो लैब्स ट्रायल के पैसे थे और बहुत सारे जो चीजें थी, लाइक स्टूडेंट होते हैं तो हम सबके पास कोई भी फंड नहीं होता है, राइट, जीरो फंडिंग में स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वो जो मेरा फेज था, लाइक हम बोल सकते हैं कि सबसे डिफिकल्ट फेज, उसमें मुझे वो ग्रांट मिली, और उसकी मदद से मैंने 1.5 साल रिसर्च किया वो लेबोरेटरी में। और मार्च 2020 आया, तब कोरोना टाइम आ गया था। तो कोरोना टाइम में ऐसे लैब्स में जाना और वो रिसर्च करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, सब लैब्स भी बंद थी। और फिर जाके पता लगा कि अब इसको आगे कैसे ले जाएंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत करके सोचा कि चलो मैं खुद के ही मशीन लूंगी, खुद के छोटे मशीन डेवलप करूंगी। लेकिन फिर पता चलता है जैसे जैसे हम चीजें करते हैं, तो देखा कि भाई मशीन अगर लेने जाओ तो वो तो लाखों में होते हैं प्लास्टिक के मशीन, राइट। और विदाउट एनी फंडिंग हम ऐसे नहीं ले सकते मशीन। तो इतने पैसे तो थे नहीं कि डायरेक्टली कोई कंपनी का मशीन परचेज कर पाए। ऐसा सोचा कि चलो हम फैब्रिकेट करवाऊंगी मैं मशीन, जिससे कम प्राइस में मैं वो कर पाऊँ चीज। तो ऐसे ही मार्केट में और भी मैं देखने लगी, जो फैब्रिकेटर थे जो प्लास्टिक के मशीन बनाते थे या डिजाइन करके देते थे जैसा भी आपको चाहिए होता है। तो 1.5 साल जो मैंने लैब में रिसर्च किया था, उस दौरान मैंने मशीन की काफी सारी चीजें सीख ली थी। इवन जब वो वहां के लैब के प्रोफेसर अवेलेबल नहीं होते थे या वो बिजी होते थे, तो मैं मशीन खुद हैंडल भी कर लेती थी, वो मैंने सीख लिया था। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमको अगर कोई चीज पे इंटरेस्ट है तो हम वो सब कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो बस वैसे ही करके मैंने मशीनरी सीख ली थी कि वो मशीन में क्या क्या चीजें है, वो कैसे बना हुआ है, और हम मशीन कैसे चला पाएंगे। तो एज अ गर्ल वो बहुत डिफिकल्ट है, राइट, लेकिन मुझे वो आ गया था। एंड मैंने खुद का ही एक मशीन डेवलप किया फैब्रिकेटर के पास जाके। लाइक मैंने बहुत सारे फैब्रिकेटर को ट्राई किया, वहां पे जाके देखा। तो बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेटर होते हैं ना जो अपनी चीजों को साइड में कर देते हैं, कोई बार लाइक भंगार में जाने देते हैं, या वो खराब हो गया लोहा तो उसको रीफेब्रिकेट करने के लिए रख देते हैं।
तो ऐसे ही एक फैब्रिकेटर मिला जिसने मिक्सचर और वो एक्सट्रूडर था छोटा, वो ऐसे साइड में करके रखा था कि ये मेरे कोई भी काम का नहीं है, राइट। और मैंने देखा वो, और मैंने उनको ही बोला कि ये आपके कोई काम का नहीं है लेकिन मेरे बहुत काम का है। तो मैंने वो मशीन जो बंगाल में छोड़ दिए थे वो मशीन परचेज किए जब मैं स्टूडेंट थी और जब कोरोना टाइम था। और उसी मशीन के ऊपर मैंने 1.5 साल और रिसर्च किया। छत्रा महसाना में एक छोटी सी जगह ली, वहां पे मैंने वो मशीन सेटअप की और वहां पे और 1.5 साल रिसर्च किया। उसके बाद मैं अपना जो मटेरियल था उसमें से ग्रेन्यूल्स डेवलप कर पाई। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अ, कोई भी चीज हमें बहुत आसान लगती है। जब हमने स्टार्ट किया मुझे ऐसा था कि बस मैंने मटेरियल बनाया है और किसी भी इंडस्ट्री में जैसे ग्रेन्यूल्स, प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स होते हैं अलग अलग ग्रेड्स के, और ग्रेन्यूल्स में से डिफरेंट चीजें बनती है। तो जब मैं ये आइडिया के ऊपर काम कर रही थी मुझे ऐसा ही था कि बस मैं अपना मटेरियल कोई भी मशीन में डालूंगी और ऐसे ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे बस 5-10 मिनट में, राइट। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती है, जब हम करते हैं तब पता लगता है कि कैसे ये ग्रेन्यूल्स भी बनेंगे। तो मुझे 3 साल लगे वो ग्रेन्यूल्स बनाने में, और जो दिक्कतें आई है वो 3 साल मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि अगर कोई भी होता तो वो छोड़ देता, राइट। तो वो हर रोज लैब में जाना, हर रोज एज अ गर्ल, और जो जो लैब थी वो एशिया की सबसे बड़ी लैब थी, लेकिन वहां पे आपको सिंगल लेडीज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लेडीज कभी भी काम नहीं करती है, क्योंकि वो मशीनरी हैवी होते हैं, वो बहुत दिक्कत वाला प्रोडक्शन होता है और सेफ्टी फीचर्स बहुत कम होते हैं। तो इंडिया में अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया में और प्रोडक्शन लाइन में गर्ल्स बहुत कम होती है, राइट। लेकिन मैं हर रोज वहां पे जाती थी, वहां पे ही मशीन खुद हैंडल करती थी। और जब वो देखते थे ना, लाइक कड़ी से वटवा जाना, वो 3 घंटे का सफर, और वटवा में भी डायरेक्ट वो कोई बस डायरेक्ट कड़ी से ना होना, और मैं एक्टिवा लेके जाती थी। लाइक पहले मैंने जब स्टार्ट किया मैन्युअल प्रोसेस तो मैं 20-20 ग्राम से बनाती थी, और धीरे धीरे मेरे ट्रायल्स बढ़ते गए। डेफिनेटली जब हम चीजें इंप्रूव करते तो 20 ग्राम से वो 200 ग्राम में आएगा, 2 केजी में, 20 केजी में आएगा, 50 केजी में आएगा, राइट। तो ट्रायल्स तो बढ़ते थे तो ऐसे क्वांटिटी भी बढ़ने लगी। तो 50 केजी मटेरियल लेके 3 घंटे का सफर करना है एज अ गर्ल, और वो भी विदाउट बस। तो एक्टिवा में जाने लगी 3-3 घंटे का सफर, और वहां पे जो प्रोफेसर थे वो तो बहुत मतलब एक्सपीरियंस वाली पूरी टीम थी, क्योंकि लैब बड़ी थी। तो वो सब भी देखने लगे कि ये लड़की इतनी दूर से आ रही है, हर रोज इतना मेहनत कर रही है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों कर रही है। तो वो भी देखते थे कि ये इतनी एफर्ट्स डाल रही है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो सब भी बोलते थे कि क्यों कर रही हो बिंदी इतना मेहनत, वो नहीं बनेगा डायरेक्टली ऐसी चीज, क्योंकि कंप्लीटली नॉर्मल या कंप्लीटली नेचुरल मटेरियल से नॉर्मल प्लास्टिक को कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे अकेले, वो हर रोज बोलते थे। तो तब मैं ऐसे सुन लेती थी कि ठीक है सर, और मैं कुछ भी आंसर नहीं करती थी। लेकिन जब मैं घर पे जाती थी वो वापस 3 घंटे, तो मैं एक ही चीज अपने आप को बोलती थी कि ये नहीं हो रहा है ना, इसके लिए ही मुझे करना है, अगर हो जाता तो सब कर लेते, राइट। तो चीजें डिफिकल्ट होती है, इवन वर्स्ट कंडीशन में होती है जब हम ट्राई करते हैं, और ये डेवलपमेंट फेज में होती है, राइट। और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे भी, और वो भी आई थिंक सही होते हैं अपनी जगह कि हम इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं और हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो वो उनकी तरह सोचते हैं और वो हमको बताएंगे कि ये नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको करना है ना कोई चीज, आपको इंटरेस्ट है पूरी तरह से, तो आप डेफिनेटली वो कर दोगे। तो ऐसे करके 3 साल के बाद अपनी छोटी सी जगह पे फैब्रिकेट मशीन के साथ मैंने ग्रेन्यूल्स डेवलप किए। अभी ग्रेन्यूल्स तो बन गए, लेकिन वो ग्रेन्यूल्स कौन से टाइप के हैं, राइट। क्योंकि प्लास्टिक में तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए, लाइक कैरी बैग है, बॉटल है, चम्मच है, बहुत सारे, राइट। तो वो ग्रेन्यूल्स तो बन गए, लेकिन उसमें से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी उसके लिए भी सोचना, उसके लिए भी फाइनल प्रोडक्ट के लिए भी मशीन खुद परचेज करना या फैब्रिकेट करवाना, और उसके ऊपर और 1 साल रिसर्च करना। ये सब कुछ 4 साल लगे मुझे करने में, खुद का ही इंडस्ट्रियल सेटअप करने में खुद। और जो जिसे कभी मोटर भी नहीं देखी थी और कभी इंडस्ट्रियल विजिट भी नहीं की थी,
वो मशीन खुद चलाना सीख गई। इवन मैं अभी हैंडल कर लेती हूँ कोई भी मशीन। सो वो सब कुछ हम सीख जाते हैं। अगर हमको आइडिया में से स्टार्टअप को रियल में कुछ कन्वर्ट करना होता है तो दिक्कतें तो बहुत आएगी, राइट, सबको। तो आप ऐसा आइडिया पसंद करो जिसमें आपको रुचि हो और आप मरते दम तक वो आप उसके ऊपर काम करते रहो, राइट। अगर मुझे कोई रुचि ही नहीं होती इस आइडिया के ऊपर तो शायद इतनी दिक्कतों के बाद मैं उसको छोड़ देती कि भाई मुझसे नहीं होगा ये। बट मैं टिकी रही क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो डेफिनेटली आप अगर कोई आइडिया को सिलेक्ट कर रहे हो स्टार्टअप के ऊपर या बिजनेस, आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है इसके ऊपर, तो पहले आप यही सोचिए कि आप उसके ऊपर जिंदगी भर काम कर सकते हो या कोई भी दिक्कत आए, इवन सब कुछ छूट जाए, लेकिन क्या आप इसके ऊपर काम करोगे? देन वो चूज करिए, क्योंकि दिक्कतें बहुत आती है। तो ऐसे करके एसएसआईपी की ग्रांट मिली ये 4 साल के अंदर। और उसके बाद मुझे स्टार्टअप असिस्टेंट स्कीम के दौरान जो इंडस्ट्रियल कमिश्नर होते हैं गांधीनगर में, वो भी स्टार्टअप को ऐसे सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करती है। तो उसके दौरान मुझे 21 लाख की और ग्रांट मिली स्टार्टअप असिस्टेंट स्कीम से। और वो 21 लाख से मुझे इतना सारा सपोर्ट मिला कि मेरी जो ये ग्रेन्यूल्स प्रोडक्शन सेट करना और ये फाइनल कैरी बैग प्रोडक्शन सेट करना, वो बहुत आई थिंक आसान बन पाया ऐसी ग्रांट और पेटेंट सपोर्ट। और मैंने इस दौरान पेटेंट भी अपनी फाइल करवाई जीओसेक की मदद से। तो जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट, वो अभी इतना सारा सपोर्ट कर रही है। लाइक अभी आप देख रहे हो कि अमृत महसाना और जो कलेक्टर ऑफिस है, वो ऐसे हम सबको लाइक ये प्रमोट करने के लिए या स्टार्टअप को आप सबको इंस्पिरेशन मिल पाए या हम अवेयर हो पाए कि स्टार्टअप क्या है, उसके लिए इतने सारे प्रोग्राम्स करना, इवेंट्स करना, सपोर्ट करना। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स, पेटेंट सपोर्ट, मेंटरिंग अवेलेबल होता है। और मैंने आई थिंक सब चीजों का वो सपोर्ट लिया अपने इस डिफिकल्ट टाइम में। और मैं बोल सकती हूँ कि जब मेरा ये जर्नी चल रहा था तो मेरी जो फैमिली है वो कनाडा में सेटल है, मेरे मदर फादर और भैया भाभी सब। तो यहाँ पे अकेले रहना स्टूडेंट लाइफ के बाद और ये सब चीजें हैंडल करना तो मैं कभी नहीं कर पाती अगर मुझे प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रॉपर इंक्यूबेशन सपोर्ट ना मिला होता, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सपोर्ट, ग्रांट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बहुत सारी सर्विस अवेलेबल है। तो डेफिनेटली ऐसे डिफिकल्ट टाइम में जब भी आप आइडिया से स्टार्टअप की ओर कन्वर्ट करते हो, ऐसी सब चीजों को आप सपोर्ट लीजिए। और बहुत आसान है, अगर आप गूगल पे लिख भी दोगे ये सब चीजें, ग्रांट वगैरह सब कुछ, इंक्यूबेशन सपोर्ट, आपको सब मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे करके मैंने सपोर्ट लिया और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। और 4 साल की जर्नी के बाद हमने फाइनली इकोरेक में एक ऐसे ग्रेन्यूल्स डेवलप किए जो कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक के ही मशीन में कैरी बैग का प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन नॉर्मल प्लास्टिक मशीनरी, राइट। सो अभी मैं आऊंगी अपनी पिच डेक के ऊपर, जहां से आपको ये दिख रहा है स्लाइड। हेलो मैम। मैम आपका प्रेजेंटेशन नहीं है स्क्रीन यस पर। मैम, मैं अभी शेयर करती हूँ यस प्रेजेंटेशन। मैम। हाँ। सो अभी दिख रहा है आप? जी मैम, विजिबल है। ओके। सो आई एम अ फाउंडर ऑफ इकोरेक। इकोरेक का मतलब है इकोलॉजिकली करेक्ट एंड ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, राइट। सो सपोर्टेड बाय जीयूसेक, गुजरात गवर्नमेंट, एसएसआईपी एंड इंडस्ट्रियल कमिश्नर ऑफिस, राइट। सो ये जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहा है वो ग्रेन्यूल्स हमने डेवलप किए आफ्टर 4 years। और सबसे पहले जो मैंने बताया था अपनी लाइक आपको कि प्रॉब्लम्स हमको डिफाइन करना है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो मैंने डिफाइन की अपनी जर्नी के बारे में। या बहुत इनिशियल टाइम में जब मैं स्टूडेंट थी कि प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल है, सिंगल यूज है। एवरी ईयर हम 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक का प्रोडक्शन करते हैं और उसमें से 40% प्लास्टिक तो हम सिंगल यूज के लिए यूज करते हैं। हम कितनी बैग्स यूज करते हैं आप अगर सोचो एक दिन में या एवरी मंथ,
क्या आप उसको रीयूज करते हो या इसको रिसाइकल करते हो, राइट। सो ये सब चीजें मैंने डिफाइन की सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। जो आइडिया मुझे आया इसके ऊपर, टॉक्सिक, तो अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो बहुत हार्मफुल है। देन है पुअर रिसाइकलिंग, की जितना भी प्लास्टिक इंडिया में और इवन वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर होता है उसमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है, और वो भी बहुत दिक्कतों के बाद। सो ये सब प्रॉब्लम्स है जो मैंने डिफाइन किया मेरे आइडिया के रिगार्डिंग, कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ही मुझे सॉल्व करना है, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सो सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करो, देन उसके बाद आता है सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या है, आप मार्केट को क्या प्रोवाइड करोगे आपके आइडिया के ऊपर। सो ये सॉल्यूशन है मेरा, कि मैंने प्लांट मटेरियल लिया और उसमें से ग्रेन्यूल्स बनाए जो कि कोई भी मशीन में चल सकते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल है विद इन अ 6 मंथ इन सॉइल एंड मरीन एनवायरनमेंट। हम सबको पता है कि सॉइल में तो प्लास्टिक को डिग्रेड होने में हजारों साल लगते हैं, इवन मरीन एनवायरनमेंट में भी 2050 तक इतना प्लास्टिक होगा कि जो लाइक मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फिश वगैरह से भी ज्यादा होगा, राइट। सो बहुत चीजें हैं जो जरूरत थी रिप्लेस करने के लिए। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लाइक हम सबको पता है कि पेट्रोलियम में से प्लास्टिक बन रहा है और पेट्रोलियम तो खत्म होने को आया है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है। सो ये रिन्यूएबल मटेरियल है, प्लांट मटेरियल हमने जो लिया, और ऐसा भी नहीं है कि हमको इसके लिए प्लांट काटना पड़ेगा या हम नुकसान कर रहे हैं किस चीज का, नहीं। हम प्लांट के ग्रेन्स या ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसको कोई भी फार्मर्स उगा सकता है एवरी ईयर एवरी सीजन, जिसकी मदद से फार्मर को भी इनकम जनरेट होने में मदद रूप रहेगा, राइट। सो प्लांट काटना भी नहीं है और फार्मर्स को एक रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ये ऐसी चीज है। थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड है। थैलेट्स के कारण हर प्लास्टिक में होता है थैलेट्स, जिसकी मदद से हमको कैंसर होता है। या अभी हम देख रहे हैं कि हार्मोनल चेंजेस, आप देखो अगर कि लास्ट 10 ईयर में जो हार्मोनल चेंजेस बढ़ रहे हैं और जो कैंसर का प्रमाण है वो इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना कर रहे हैं और जो थैलेट्स कंटेन करता है जिसकी मदद से ये सब दिक्कतें होती है। तो ये फर्स्ट एवर थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड मटेरियल है, जो कोई भी प्लास्टिक या प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट वाली कोई भी चीज के पास थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड नहीं होता है, राइट। ये माइक्रोप्लास्टिक फ्री है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे कि माइक्रोप्लास्टिक क्या है तो आपको पता लगेगा, या आप मुझे पूछ सकते हो। स्ट्रॉन्ग एज अ प्लास्टिक है, तो इसका जो स्ट्रेंथ है, इलोंगेशन है, फिजिकल कैरेक्टर है, सब कुछ नॉर्मल प्लास्टिक जितना ही कैपेबल है ये, और नो नीड टू चेंज मशीनरी। तो अगर आप हमारे जो इकोरैक के ग्रेन्यूल्स है इसकी मदद से कोई भी कैरी बैग प्रोडक्शन कर सकता है उनके ही मशीन में। सो हम सबको पता है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या इंडियन गवर्नमेंट है वो नॉर्मल प्लास्टिक को बैन कर रही है। हम सब ने न्यूज में देखते हैं ना कि प्लास्टिक की बैग 75 माइक्रोन हो गई, 120 माइक्रोन हो गई। तो वो क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की बैग ही ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो वो सब अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया प्लास्टिक की बैग, तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉय हो गए जो बेघर हो जाएंगे। अगर इंडस्ट्री ही सब बंद हो गई तो क्या होगा, राइट। सो ये ग्रेन्यूल्स की मदद से कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले अपने ही मशीन में विदाउट एनी चेंज बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग का प्रोडक्शन कर सकेंगे। सो हम सिर्फ ग्रेन्यूल्स प्रोडक्शन करते हैं और अभी हमारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है फ्रॉम मार्च 2023 से, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं यूएई में, और वो भी यूएई की सबसे लार्जेस्ट कंपनी में हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। सो एक यूएई गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर है इसके ऊपर। एनर्जी सेविंग है, ये 40% लेस एनर्जी कंजप्शन करता है नॉर्मल प्लास्टिक के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन टाइम में, राइट। और एनिमल सेफ है। हम सबको पता है कि गाय होती है, हम देखते हैं ना, रोज देखते हैं कि जो गाय होती है कचरा खा रही है, और प्लास्टिक की चीजें खाने से उसको जो कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो गांठें हो जाती है। और बहुत सारे मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन बर्ड्स, वो भी डाई होते हैं एवरी ईयर
प्लास्टिक खाने के कारण। तो ये सब सॉल्यूशन प्रोवाइड किया मैंने जो अपने आइडिया के ऊपर आया था, राइट। तो आप सबको सबसे पहले प्रॉब्लम्स ढूंढना है, उसके बाद सॉल्यूशन डिफाइन करना है कि आप मार्केट को और लोगों को क्या प्रोवाइड कर पाओगे। फिर आया कि बायोप्लास्टिक डेवलपमेंट। तो ये अभी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखा दी है कि अभी हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट किया था 20 ग्राम से, राइट, मैंने जैसे पहले बताया, लेकिन अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो 60 टन पर मंथ है। और अगर वो 60 टन से हमें मिलियन टन्स में भी अगर करना पड़े तो वो बहुत आसान है, अगर इन्वेस्टमेंट मिल जाए या चीजें हम सॉर्ट आउट कर पाए तो डेफिनेटली ये बहुत हाई स्केल के ऊपर ये प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे करके ही हमने चीजें डिफाइन करी है 4 साल के अंदर। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली कैरी बैग्स, डिटर्जेंट, फूड, फिल्म्स, या जो भी गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया हुआ, इसके ऊपर हमारा टारगेट है सबसे ज्यादा। और ये बायोडिग्रेडेबल सर्टिफाइड है, थैलेट्स फ्री सर्टिफाइड है और फूड सेफ है। सो एंड हमारी जो पेटेंट है वो भी ये 4 साल के अंदर ग्रांट हो गई है। सो एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर अभी जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसे करके अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर बता सकते हो कि अगर आपने कोई चीजें डेवलप की है या कोई सर्विस डेवलप की है तो एक आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसे बताओगे कि रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी सब करके आपको कितने में पड़ा और मार्केट में क्या प्राइस है, राइट। और अवर जर्नी, सो ये जर्नी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई, ये ब्रीफ में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सबसे पहले मुझे आइडिया जनरेशन हुआ सितंबर 2018 में। उसके बाद 3 महीने रिसर्च, वो जो किचन एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद मैंने मैन्युअल प्रोटोटाइप बनाया। फिर मार्केट रिसर्च किया कि भाई ये तो मैन्युअल से होगा नहीं, इसका मार्केट तो बहुत बड़ा है। उसके बाद पेटेंट करवाई, प्रोविजनल पेटेंट। उसके बाद लैब्स में जाने लगी, एसएसआईपी का ग्रांट मिला 2020 में। देन फैब्रिकेट मशीन लेकर 2021 में लैब ट्रायल सक्सेसफुल किए। खुद का एक लैब स्केल प्लांट छतराल में है अभी हमारा, जो लैब स्केल प्लांट था। और अभी हमारा जो 60 टन कैपेसिटी का प्लांट है वो छतराल महसाना में ही है, वहां पे ही हम मैन्युफैक्चर करते हैं ये ग्रेन्यूल्स। और उसके बाद मुझे ये 11 लाख मिले थे स्टार्टअप असिस्टेंट ग्रांट स्कीम से, जो मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल कमिश्नर साहब प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मुझे और 10 लाख यानी कि टोटल 21 लाख की ग्रांट मिली है। पेटेंट भी हमारा पब्लिश हो गया, ग्रांट भी हो गया अभी। सो ये मेरी ब्रीफ जर्नी यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। और इसके बाद आता है कि मार्केट रिसर्च, की प्लेयर्स कौन है, इंडियन मार्केट में कौन है, भाई ग्लोबल मार्केट में कौन है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है इवन हर टाइम। और आपको दिखाना भी पड़ता है जब आप कोई भी आइडिया के ऊपर काम करोगे। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज है नहीं है, मार्केट में क्या रहेगा आगे जाके। लेकिन जब आप करोगे ना इसको, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करोगे, आपको एवरी सिंगल कंपनी जो आपकी कॉम्पिटिटर है, आपको वो नजर में रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर से आप कैसे अलग हो, आपका यूनिक पॉइंट क्या है जो वो कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगी, राइट। तो जब मैं ये ट्राई कर रही थी ना, तो इंडियन में मतलब बहुत एक किस्सा याद आया और मैं बताना चाहूंगी कि एक बहुत कॉमन चीज होती है जब हम कोई भी आइडिया के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे आसपास के लोग या व्हाट्सएप में ही सब भेजने लग जाएंगे कि भाई ये तो कोई और बना रहा है, बायोप्लास्टिक तो अवेलेबल है, बायोप्लास्टिक तो चाइना से आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे बेचते थे, राइट। तो तब तो स्टूडेंट थी, इतना पता भी नहीं लगता था। और ऐसे न्यूज देख के मैं टेंशन में आ जाती थी कि भाई ऐसे बैग्स तो अवेलेबल है मार्केट में, मैं क्यों मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ, चाइना से तो आ रहा है बैग्स, तो आगे जाके मैंने इतनी मेहनत करी है, डेवलप करूंगी और कोई लेगा भी नहीं लेगा, राइट। तो ऐसी दिक्कतें हम सोचने लगते हैं क्योंकि आसपास के लोग ऐसी चीजें हमको भेजने लग जाते हैं, राइट। सो वो मुझे भी हो रहा था, मैं मतलब दिन भर वो टेंशन लेके घूमती थी कि ये मैंने करा और नहीं होगा या कोई और कर लेगा, राइट। लेकिन फिर भी मैंने अपनी चीज पकड़ी रखी
4 साल मैंने वो रिसर्च किया, और 4 साल के बाद में वो जो सेल्स वाले होते हैं या जो रियल पीपल होते हैं जो इंपोर्ट करते हैं, चीजें जो इंपोर्ट करते हैं, उनसे मिली मैं पूरा मार्केट में जाके, तब मुझे पता लगा आफ्टर 4 इयर्स कि इंडिया में 162 कंपनीज है जो बायोप्लास्टिक को ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करती है फ्रॉम चाइना और फ्रॉम अदर कंट्री। सो इंडिया में ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट होते हैं टन्स में, ना कि कोई ग्रेन्यूल्स प्रोडक्शन करता है, राइट। सो सब लोग ये ग्रेन्यूल्स चाइना से उठाते हैं एंड कैरी बैग्स बनाते हैं। सो अगर मैंने ये चीज छोड़ दी होती किसी और का सुन के कि मुझे नहीं करना है, तो आज जाके हम ओनली 1 कंपनी नहीं होते इंडिया की जो ग्रेन्यूल्स प्रोडक्शन करते हैं, और शायद हम नहीं कर पाते, राइट। सो एक ये भी पॉइंट है कि अगर हम ये सब आइडिया के या कोई भी काम कर रहे होते, हमारे आसपास के लोग या कोई भी लोग पूरी चीजें नहीं जानते होते जो हम शायद आगे जाके जानेंगे, राइट। तो वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर हमें करना है तो हम सिर्फ अपनी सुनेंगे, राइट। सो आज प्राउडली बता सकती हूँ कि इकोरेक्ट ओनली कंपनी है इंडिया में जो पेटेंटेड है उसकी प्रोडक्ट, और ओनली कंपनी है जो ग्रेन्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर कैरी बैग इंडस्ट्री, राइट। सो ये चाइना से जो ग्रेन्यूल्स आते हैं उसका ये रिप्लेसमेंट है। सो ऐसे करके आपको भी पूरा मार्केट और एक एक चीज पता करनी पड़ेगी आफ्टर आइडिया। ये हमारी प्रोडक्ट है, ब्रीफ में मैं बता दूंगी यहाँ पे कि ये ऐसे ग्रेन्यूल्स है, ये मास्टर बैच भी है कलर्स के लिए, ये व्हाइट कलर बैग, व्हाइट बैग हम सब प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये बैग ऑन रोल है, राइट। सो ये आपको कंप्लीटली नॉर्मल प्लास्टिक जैसा ही दिखेगा, आप इवन डिफाइन भी नहीं कर पाओगे ये नॉर्मल प्लास्टिक है लुक वाइज कि ये नॉर्मल प्लास्टिक है कि बायोडिग्रेडेबल है, राइट। सो ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऐसे करके आप बता सकते हो, लेकिन अभी इतना काम का नहीं है यहाँ आपके लिए, लेकिन आपको ऐसी चीजें काम आएगी आगे, राइट। सो मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ इकोरेक्ट की, और मेरे साथ मेरी मदर का नाम है इस कंपनी में। अभी हमारी 6 लोगों की टीम है ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइट, और ये सब ब्रीफ में यहाँ पे मैंने अपनी जर्नी दिखाई हुई है। ये कुछ मीडिया कवरेज है जो हमारी जर्नी में हमको मिले थे। ये फंड रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पे नहीं दिखाना चाहूंगी, ये थोड़ी डिटेल्स है जो मैंने शायद बताया कि ये रेवेन्यू हुआ है या हमने एक्सपोर्ट किया है एक्सेट्रा। और सोशल इम्पैक्ट, तो हम कोई भी आइडिया के ऊपर काम करते हैं ना, तो वो आइडिया तो चलो बहुत सारे आइडियाज होते हैं, लेकिन वो आइडिया से क्या बेनिफिट होगा सोशली, इकोनॉमिकली, या आप कोई भी तरह से बोलो, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे वो भी एक हमको ध्यान में रखना है। तो सोशल इम्पैक्ट में मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि हम मिलियन टन्स में जो प्लास्टिक सिंगल यूज के लिए प्रोडक्शन है और यूज होता है उसको रिप्लेस कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि 12.7 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एवरी ईयर ओशन में जाता है, और हमारा जो प्लास्टिक है वो फर्स्ट एवर ओशन डिग्रेडेबल या मरीन डिग्रेडेबल है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको स्टॉप कर पाएंगे। हम सेव कर पाएंगे मिलियंस माइक्रो प्लास्टिक, मतलब जो जनरेट होता है इसको हम बर्ड्स या सी एनिमल्स या मरीन एनिमल्स, जो आई थिंक 1 लाख मरीन एनिमल्स डाई होते हैं एवरी ईयर, सो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे आगे जाके। और हम सबको पता है कि इंडिया को और सब कंट्रीज नेट जीरो गोल अचीव करने में या सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रही है, राइट। तो हम कैसे उसको अचीव कर पाएंगे, हम कैसे अपना योगदान दे पाएंगे, राइट। तो ये सब सोशल इम्पैक्ट है इकोरेक्ट की जो ग्रेन्यूल्स है उसके द्वारा। और जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज और इवन 90% कंट्रीज है जो कम्प्लीटली बैन कर रही है, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगल यूज प्लास्टिक। सो ड्यू टू सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में ही
10,000 यूनिट्स और इंडस्ट्रीज है, ये तो बहुत कम आई थिंक है। इससे भी ज्यादा यूनिट्स है जो बंद हो गए या अफेक्ट हो रहे। हम देखेंगे, अगर आपने नोट किया होगा कि प्लास्टिक की जो इंडस्ट्रीज थी कैरी बैग या सिंगल यूज की, वो 24/7 चलती थी, वो कभी छुट्टी नहीं होती है, राइट। लेकिन अभी गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के कारण और गवर्नमेंट के बैन के कारण उनकी जो शिफ्ट है वो आधी हो गई है, उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत अफेक्टेड है। तो 10,000 यूनिट बंद हो सकते हैं और उसके कारण 4.5 लाख लोगों की जॉब खतरे में आ सकती है, राइट। अगर सब इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो उनके मजदूर कहाँ जाएंगे। सो ये सब इंडस्ट्रीज को हम रिवाइव कर पाए अपने ग्रेन्यूल्स की मदद से, क्योंकि हम ग्रेन्यूल्स ही प्रोडक्शन करके इन सब इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी ही इंडस्ट्रीज में अपना ही जो प्रोडक्शन है कैरी बैग का वो कैरी ऑन कर पाए। सो ये था हमारा सोशल इम्पैक्ट ब्रीफ में, और ये है लेट्स ब्रिंग द चेंज विद इकोरेट, राइट। सो ये ब्रीफ में मैंने अपनी जर्नी बताई और कैसे हमने अपनी प्रोडक्ट मतलब डेवलप करी और अभी हम क्या कर रहे हैं। तो होप कि आप सबको समझ आया होगा कि क्या चीज हमने डेवलप की है और कैसे अगर आपको कोई आइडिया आता है तो आपको स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है उसको।